साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पूर्व में पता था कि टीम के द्वारा आज दिल्ली आकर जो भी हमारा कार्य विशेष था, जो भी आवश्यक कार्य था, क्योंकि हम लोग ये चाह रहे थे कि जो हमारे ब्रीफिंग का स्तर है वो काफ़ी बेहतर रहे और हम लोग ये चाह रहे थे कि जो ब्रीफिंग हम कराना चाह रहे हैं उस ब्रीफिंग में जो लाइन ऑफ आर्गूमेंट है वो सब चीज़ें हमारी तरफ से क्लियर रहें, क्योंकि जहाँ हम लोग 100% देंगे वहाँ फिर जब यूआर हमारे 100% डिलीवर्ड कर देंगे सीनियर को और सीनियर कोर्ट में अगर इस बात को रख पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये आवाज़ ब्लिंक करेगी दोनों की मिला के, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा दूर रखिए इसको। तो आज हम लोगों द्वारा सबसे पहले अपने जो यूआर हैं उन दोनों यूआर से मिलकर जो अपना जो 4 मैटर हैं हमारे लोगों के, जो 4 प्रमुख इश्यू हैं SLP के। पहला इश्यू जो हमारा माइग्रेशन है PET और ATRE लेवल पर, और दूसरा इश्यू जो है हमारा कि चयन सूची जिसको प्रभावित करने की, जिससे हम लोगों को अपसेट करने की जो DB का ऑर्डर आया है उसको बचाना है। और सबसे प्रमुख जो इश्यू है कि जो डिस्ट्रिक्ट कैडर है और जो रिजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटेन होना चाहिए था, वहाँ जो सरकार ने एक प्रकार से जो विसंगति कर दी है जिससे हम लोगों का नुकसान हो रहा है। और चूँकि अब हम लोगों के खिलाफ कोई ऑर्डर आया है तो हम उस पक्ष को भी फाइल टू परमिशन के थ्रू उठा सकते हैं, चाहे उसको रेड पिटीशन में उसको हमने चैलेंज किया था किसी ने या उसको अपील में किसी ने चैलेंज किया था, इससे कोई मायने नहीं रखता है। इसके बाद ये जब चीज़ें हम लोगों ने रूल 14 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के रूल 14 के माध्यम से ये सब चीज़ें सामने रखी हैं, और रूल 14 जो है स्पष्ट कहता है कि स्टेट जो मेरिट है वो कहीं से भी अलाउ नहीं करती है। जो विसंगति सरकार ने करी, जिसका नुकसान हम लोगों को हुआ, सरकार ने उस पर कोई स्टैंड नहीं लिया। और सरकार ने अगर कोई ऐसी विसंगति की जिससे किसी और वर्ग का नुकसान हो गया, सरकार ने उस विसंगति को तुरंत स्वीकार कर लिया और उसको ही कोर्ट आज एडमिट करके इस सूची को रिवाइज करने की बात कर रहा है। तो साथियों, हम लोगों द्वारा एकदम जो अपना लाइन ऑफ आर्गूमेंट है एकदम स्पष्ट है। और हमने विभिन्न अन्य टीमों के जो लोग हैं जिन्होंने भी हमसे बात करना चाहिए, जिन्होंने भी किसी के माध्यम से इस बात को रखवाना चाहा, उसको हमने जिसने भी हमको सजेशन दिया कि आप उनसे बात कर लीजिए, मैंने उन लोगों से भी बात करी है और उन लोगों को अपना लाइन ऑफ आर्गूमेंट जो है और उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सारी चीज़ें उनको मैंने शेयर कर दी हैं। इसके साथ ही जहाँ तक मामला 15 तारीख को लगने का सवाल है, ये मामला जो 15 तारीख का सारी कॉज लिस्ट में 15 तारीख का जो मामला जो है, अच्छा लोग ढूंढ नहीं पाए। एक बार मैं इसको जो है दोबारा से इसको रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार कॉज लिस्ट के बारे में और 15 तारीख को ये मैटर लग रहा है इसके बारे में थोड़ी बात कर ले रहा हूँ। ये मैटर जो अपना 15 तारीख को लगा हुआ था और सबके जो केस स्टेटस थे, उन केस स्टेटस में ये मैटर जो है 15 तारीख का शो कर रहा है, लेकिन न तो एडवांस लिस्ट में इसका नाम आया था और ना ही मेन लिस्ट में इसका नाम आया है। कभी कभी चीज़ें जो कोर्ट कचहरी और न्यायालय की जो चीज़ें हों, खासकर सुप्रीम कोर्ट में, कभी कभी 0.001% जो चीज़ें हैं 100% में कन्वर्ट हो जाती हैं और कभी कभी 100% की जो चीज़ें हैं 0.001% में। जब 27 तारीख की जब याचिका टैग करने के लिए लगी हुई थी फ्रेश याचिकाएँ, तो तब जो जज साहब का जो ऑर्डर आया था, CJ साहब ने बोला था कि इनको टॉप 2 में रखना है, लेकिन ये केस ना तो आपकी एडवांस लिस्ट में था ना मेन लिस्ट में है। लेकिन अब जो इस केस के आने के 2 तरीके बचते हैं। ये केस 15 तारीख को लग सकता है। एक पहला तरीका है, बड़ा सिंपल है कि सप्लीमेंट्री में ये सूची आ जाए, सप्लीमेंट्री सूची में ये केस मेंशन होके आ जाए रवि सक्सेना एंड अदर्स करके, और जो उसके रिलेवेंट जितनी भी याचिकाएं हैं उससे जुड़ी हुई वो आ जाए। दूसरा तरीका ये है, जो कि हम लोग सोच भी रहे थे और ऐसी हम लोगों को सूचना भी मिल चुकी है कि 14 तारीख को कुछ फ्रेश केस लगे हुए हैं। इन 14 तारीख को जो फ्रेश केस लगे हुए हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रेस्पोंडेंट साइड से जो हमारे विपक्षी हैं, जो इस मामले को जल्दी निस्तारित करना चाहते हैं, वो किसी भी अपने एडवोकेट के माध्यम से इस बात को जरूर रखवाएंगे। ये मामला 27 तारीख के ऑर्डर में टॉप 2 में लगाने के लिए बोला गया था, लेकिन जो एडवांस लिस्ट थी ना उसमें ये मामला था, ना जो मेन कॉज लिस्ट आई है उसमें भी ये मामला नहीं है। तो हो सकता है कि सप्लीमेंट्री के थ्रू इसको थोड़ा प्रायोरिटी में लेते हुए ऐसा कोई ऑर्डर कर दें जज महोदय कि ये मामला फिर 15 तारीख को ऐसी स्थिति में आ जाए कि ना तो इस पर सुनवाई हो पाए और ना ही इस पर कोई पूरी बहस हो पाए, लेकिन मामला टेकअप होकर एक तरीके से टेकअप हो गया कि नई डेट मिल जाए। या ये भी हो सकता है साथियों कि कल 14 तारीख के जो मामले लगे हुए हैं, इन जो 14 तारीख के मामले में एक तरीके से जज साहब कोई 15 के अलावा कोई नई डेट दे दें, क्योंकि एडवांस लिस्ट में और जो मेन लिस्ट में जो ऑलरेडी कुछ केस मेंशन हुए हैं उनको शायद वो अपसेट करना न चाहें। तो यहाँ पर जो 0.01% जो संभावना आज दिख रही है
वो 100% में भी तब्दील हो सकती है, और जो संभावना 100% की है वो 0% में तब्दील हो सकती है। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कि जो आज हमारा आने का 1-2 दिन पहले आने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य एक ही था कि हम लोग ये चाहते हैं कि ब्रीफिंग के स्तर पर कहीं भी कोई कमी ना रहे। चूँकि ये मामला, इस मामले से शुरू से जो है 2-4 लोग जुड़े रहे हैं सक्रिय रूप से, और हम लोगों ने अपील भी की थी कि हम किसी को इंडिविजुअल यहाँ पे आमंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जिसको भी अपना पक्ष रखना है वो हमें पॉइंट अपना या तो ऑनलाइन A4 साइज पेपर पर व्हाट्सएप के माध्यम से दे दे, या जो भी जानकार लोग हैं उनसे बोला था कि वो 14 तारीख को हमारे साथ उपस्थित हो जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि जहाँ भी मेधा है, जहाँ भी ज्ञान है, उसका सदुपयोग इस केस के लिए हो जाए, क्योंकि ये केस जो है किसी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और व्यक्तिगत किसी के ईगो से बढ़कर है। धीरज भाई चूँकि जो है ऑलरेडी 13 तारीख के लिए अपनी टिकट कर चुके थे, तो वो जो है आज हमारे साथ ही दिल्ली में उपस्थित है। इसके साथ ही अंकित उपाध्याय जी हैं। अंकित भाई चूँकि अंकित भाई और हम लोग बड़ा करीब के लोग हैं, बड़ा एक ही जगह रहते हैं, एक ही पास रहते हैं, तो हम लोगों को आने में कोई ऐसी समस्या होती नहीं है। हम लोग अगर क्या कर रहे हैं आप? लाइव है, लाइव हो तो क्या, किस चीज की लाइव? अरे थोड़ा मैटर हमारे से नीचे चले जाइए। बस ठीक है। थोड़ी डिस्टर्ब है। इस मैटर में पूरी तरीके से जो हम लोगों की जो ब्रीफिंग है वो एकदम से स्पष्ट रूप से हो जानी चाहिए, और ऐसी कंडीशन में आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। तो ऐसी कंडीशन में यदि ब्रीफिंग अगर हमारी सक्सेस हो जाती है, तो ब्रीफिंग सक्सेस होने के बाद हमारी 80% चीज़ें जो हैं एक तरीके से कंट्रोल में आ जाती हैं। उसके बाद केवल सीनियर्स को ये मामला जज साहब को डिलीवर करना रह जाएगा। क्योंकि ये मामला जो है एक तरीके से देखा जाए तो बहुत नैरो थॉट पर चलने वाला मामला है, बहुत संकीर्ण बहस की आवश्यकता है, जहाँ छोटी से छोटी चीज़ें जो है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मामला हमारे द्वारा 3 स्तरों पर लड़ा जा रहा है। एक तो माइग्रेशन लेवल पर, दूसरा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट कैडर है, जो रिजर्वेशन कहाँ लगना चाहिए इस लेवल पर, और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि ये जो मामला है अपना, ये एक तरीके से लोगों को अपसेट करने वाला मामला है। डीबी का जो ऑर्डर है वो जो स्टेबल लोगों को अपसेट करने का मामला है। तो इस पर हम लोग ह्यूमनिटी और जो भी अपने मानवीय आधार हैं और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं उनको सम्मिलित करते हुए इसको कंक्लूड किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कैडर के मुद्दे पर रूल 14 में जितनी भी बारीकी की चीज़ें हो गई हैं, उनको जितना भी सरलता से हम लोग प्रस्तुत कर पाएंगे जज महोदय के सामने, उतनी चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी और वो चीज़ें हमारे ऑर्डर में हमारे पक्ष में आ जाएंगी। जहाँ तक टीटी और एटीआरई के बेस पर कंसेशन लेने के बाद माइग्रेशन का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के इससे पूर्व काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं, और जो 22वां हमारा संशोधन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बेसिस पे हम लोग एक बार फिर अपना जो है ये सिंगल बेंच में जो हम लोगों ने उपस्थिति देकर इस केस को जिताया था, इस केस में जो सफलता हमने पाई थी, जिसमें हमने चैनलों को सुरक्षित किया था और एटीआरई में माइग्रेशन को भी रुकवाया था, उस समय की कंडीशन थोड़ी भिन्न थी। हम लोग किसी भी प्रेशर में नहीं थे, हम लोगों के द्वारा जो चीज़ें की गई वो किसी भी दबाव में नहीं की थी। इस बार चूँकि करीब 7,000 लोग इससे इफेक्टेड हो जा सकते हैं, इसलिए इस बार दबाव भी है, इस बार आकांक्षाएं भी ज़्यादा हैं, इस बार अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं, इस बार हमको सहयोग भी अच्छा मिला है। लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों को सहयोग मिला, उस प्रकार से हमने जो प्रयास 9 तारीख को किया, उस प्रयास के क्रम में अब आगे भी हम उसी से कुछ बड़ा प्रयास जो करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को अतिरिक्त संपूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी, जिसके लिए टीम द्वारा आप लोगों को एक राशि के भुगतान के लिए बात की गई थी। लेकिन जो संवेदनशीलता, जो इस केस के प्रति जो उदासीनता होनी चाहिए थी, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, उसके विपरीत ये चीज़ें उदासीनता में बदल गई हैं। लोग हमसे हिसाब ले रहे हैं, लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। हम हर सवाल का जवाब देंगे, हम उनको एक पाई का हिसाब देंगे, और हमने मोटा एक कुछ कारणवश हम उसको जो है लिखित में वायरल करने के उद्देश्य से ना दे सकते हैं, इसलिए हमको सीधा अपने मुख से हिसाब को 100% सत्यता के साथ दिया भी है। टीम में कुछ दिन से उठापटक चल रही थी। उठापटक एक नैसर्गिक चीज़ है, एक प्राकृतिक चीज़ है, जहाँ लोग होते हैं, विचार उनके नहीं मिल पाते हैं, वो चीज़ें होती जाती हैं। इन सबसे परे इस केस की जो मेरिट है उस पर बात की जाए। इस केस में कहीं से भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि धीरज भाई को 800 किलोमीटर से आना पड़ेगा या सर्वेश जी को जो है 700 किलोमीटर से आना पड़ेगा रॉबिन के पास। यहाँ ये केस प्रायोरिटी में है, न हमारे लिए दूरी प्रायोरिटी में है। हम लोगों को अगर 2 दिन पहले आना है तो 2 दिन पहले आएंगे,
हम लोगों को अगर एक दिन पहले आना, हम तो एक दिन पहले आएंगे। इसके साथ ही जो भी चीज़ें हैं मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ। धीरज भाई अपनी बात रखेंगे, आगे धीरज भाई अपनी बात रखेंगे। वंदे मातरम हमारे सवर्ण साथियों। और कुछ चीज़ें हैं जो विधिक पक्ष, जैसे रॉबिन भाई ने आप सबके समक्ष रखा कि आज हम आए और कुछ ऐसे विभिन्न बिंदु थे, विधिक पक्ष थे, जिस पर हमने स्पेसिफिक आपकी चाह, आपकी मांग पर ब्रीफिंग करवाई। अपने एओआर के माध्यम से जो है हमने बातें रखी। हमें अपने अधिवक्ताओं के पैनल को मजबूत करना है, ये बात आप सबको पता है। और जैसे उठापटक की बात की जा रही है, मतभेद की बात की जा रही है हमारे ही अपनों के बीच में, तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि हमारे व्यक्तिगत रूप से हम सबके बीच में शायद मतभेद हो जाए, क्योंकि वैचारिक धाराएं होती हैं, सबके सोचने के अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन मैं 100% आश्वस्त हूँ कि जिन अपनों ने हम पर आरोप प्रत्यारोप या कुछ ऐसी चीजें रही हैं जो निकल करके आ रही हैं, तो उनमें हमारे परस्पर कोई मनभेद नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीजों को देखते हुए कि मैं ये मानता हूँ कि आज भी हमारे बीच में एक कॉमन फैक्टर है कि हमारा वर्ग एक है, हमारी लड़ाई एक है, और हमें जो लड़ाई लड़नी है अपने वर्ग की, टीमें भले 1 बन जाए, 2 बन जाए, 10 बन जाए, लेकिन इस बात को आप भी जानते हैं कि ये समीकरण आने वाले 10 सालों तक नहीं बनेगा। जो बेसिक में हम मानक स्थापित करने के लिए अपने वर्ग के लिए आए हैं, ये समीकरण दोबारा बनने में शायद 1 दशक लग जाए। दूसरा रॉबिन सिंह आने में दशक लग जाएंगे। अगर आज रॉबिन कमजोर पड़ा और इस क्रांति की कांति धूमिल पड़ी, तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए दूसरा रॉबिन सिंह पैदा नहीं होगा, और न कोई रॉबिन बनने का प्रयास करेगा। क्योंकि रॉबिन जो क्रांति लेकर के चल रहे हैं, शायद उसमें अब तक हाथ झुलसने के बावजूद वो लड़का इस लड़ाई को लड़ रहा है। और मैं बीएड डिग्री धारक होने के बावजूद, मैं धीरज चंदानी, उसकी भावनाओं को, अपने वर्ग के प्रति उसके समर्पण को देखते हुए, मैं धीरज चंदानी अपने वर्ग के लिए रॉबिन सिंह के साथ सिंगल बेंच से लगा था, डबल बेंच में लगा था, जब संसाधन विहीन थे हम। आज तो फिर भी हमें सबलता मिली है। तो बस ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि विनय नहीं, अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। बस हमें सबलता प्रदान कीजिए, अपना सहयोग प्रदान कीजिए। ये करबद्ध निवेदन है, अनुज समझिए या अग्रज समझिए, जो अपने हैं वो भी साथ आए और हमें सबलता प्रदान करें। जय सवर्ण, पुनः तय सवर्ण। जय हिंद। अब अंकित भाई से आग्रह करूंगा कि वो आए। तो एक दो बात आप जो है अपनी रख दीजिए। कितना आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और उसमें आप क्या सुझाव देंगे जिससे आपको कठिनाई का सामना थोड़ा कम करना पड़ेगा अच्छे के लिए? भैया पहले सबको नमस्कार, मैं अंकित उपाध्याय। कुछ लोग बीएड टीम से हूँ, बीएड टीम से नहीं कहेंगे, बीएड हूँ मैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अंकित उपाध्याय इनसे अलग हो गए हैं, तो मैं इनसे अलग नहीं हूँ। पहले भी साथ था, अब भी साथ हूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रॉबिन टीम की मेहनत और संघर्ष को अगर आप लोग साथ नहीं दिए तो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ हम आए, हमने स्थितियाँ समझी। एक आपको घर बैठकर स्थितियाँ देखने में और वास्तविकता से यहाँ समझने में बहुत अंतर है। स्थितियाँ वैसी नहीं हैं जो घर बैठ के समझी जा रही हैं। और जो भी सहयोग कर रहे हैं आप लोग, और जितना धीमा सहयोग कर रहे हैं, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के ही बराबर है। अगर आप चाहते हैं कि सहयोग हो लगातार और रॉबिन आगे बढ़े, तो आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर सहयोग नहीं किया तो जैसे कि सब जानते हैं, हम लोग बहुत पीछे आ जाएंगे। और जब मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे अगर कोई हम जीतते हैं, हारते हैं, आगे नाजीर बन जाएगा। अब डिपेंड आप पर है कि इस नाजीर को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं कि अपने विपक्ष में। इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, सहयोग करना पड़ेगा। अब मैं कहूँगा सर्विस भैया से थोड़ा आइए, अपनी बात रख लीजिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि केस की सुनवाई के संबंधित और केस की तैयारी के संबंध में, दोनों संबंध में रॉबिन भाई ने और धीरज भाई ने, अंकित भाई ने भी सारी चीज़ें बताई। और आपको पता भी चला होगा कि सुनवाई 15 की पूरी तरह से कल शाम तक कंफर्म हो पाएगी कि शाम तक होनी है या नहीं होनी है। दोपहर में कुछ केसेस लगे हुए हैं 27 नंबर पर कोर्ट नंबर 1 में। अगर उनमें कुछ होता है, कोर्ट डायरेक्ट करती है कल परसों सुनने के लिए, या फिर शाम तक सप्लीमेंट्री की लिस्ट में आता है अपना मैटर, तो निश्चित तौर पर परसों सुनवाई होगी। हम लोग पूरी तैयारी में लगे हैं अपने दोनों व्यवहार को
हम लोगों ने आज जो चीज़ें छूटी हुई थी उनको अच्छे से ब्रीफ कर दिया है और कल दोपहर के बाद से सीनियर्स जो भी हैं अपने पैनल में उनकी ब्रीफिंग शुरू हो जाएगी। और ये लड़ाई आप लोगों के ही आधार पर शुरू की गई थी, आप लोगों के सहयोग की उम्मीद थी, काफ़ी सहयोग आप लोगों ने किया, हम लोगों ने परिणाम दिया। अब एक उम्मीद हम लोगों की और है कि अगर दोबारा सहयोग की अपेक्षा की जा रही है तो आप लोग करें। हम लोग भी चाहे 15 को सुनवाई होती है तो 15 को, या आगे जब भी सुनवाई होती है हम लोग बेहतर से बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगे। पूरी टीम का एक एक सदस्य निरंतर इसी चीज़ के लिए लगा है कि कैसे चीज़ें बेहतर बनाई जाएं और चीज़ें अपने पक्ष में की जाएं। हमारे साथ में अलीगढ़ से सौरभ पचौरी भाई आए हैं और अपनी बात थोड़ा कम शब्दों में रखें क्योंकि लाइव लंबा हो रहा है। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक पचौरी अलीगढ़ से। जैसे कि आपको पता अमित भाई नहीं आ पाए तो उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने मुझे भेजा, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि टीम अपना वर्क बखूबी अच्छे से कर रही है। यहाँ वकीलों से मिले केस के लिए और केस की तैयारी में जो भी चीज़ें हो सकती थी वो अपना प्रयास जारी है। और सारा कुछ धीरज भाई ने, रॉबिन भाई ने, अंकित भाई ने, सर्वेश भाई ने आपको बता ही दिया है केस के बारे में क्या चल रहा है। आप लोगों से बस मेरा यही निवेदन है कि केस को मजबूत बनाने के लिए जो भी सहयोग हो सकता है टीम का सपोर्ट करिए और सहयोग करिए। धन्यवाद। बोल के एंड करो ना। साथियों, ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई किसी भी बीएड या बीटीसी की लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है ये लो मेरिट जनरल की लड़ाई है। जो भी लोग इस लड़ाई को बांटना चाह रहे हैं उनकी मंशा पे मुझे काफ़ी शक भी होता है, लेकिन अभी में हम किसी पर भी प्रत्यारोप और आरोप करने की स्थिति में नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये लड़ाई चल रही है वो इसी गति से चलती रहे और इस गति से बढ़कर चले। आप लोग सहयोग करते रहिए और जो भी अपडेट होगी आगे पोस्ट और लाइव के माध्यम से देते रहेंगे हम लोग। और हम लोगों द्वारा किसी भी प्रकार से किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया अपने पास नहीं बनाया है। सबका स्वागत है, सबकी विधिक जानकारियों का स्वागत है, चाहे वो स्वयं आकर यहाँ रखें, चाहे जो है किसी माध्यम से रखें। सबका समायोजन हमारी टीम में है, क्योंकि यही हमारे और हम लोगों का लचीलापन है कि हम लोगों ने जहाँ सारी टीमों ने एक रेस्ट्रिक्टेड चीज़ बना रखी है कि खाता केवल हम अपना ही का जारी करेंगे, इनका जारी करेंगे। इस टीम ने पहले भी 2 लोगों का हर जारी किया था, इस बार भी टीम ने आगे बढ़कर 4 खाते जारी किए। किसी भी प्रकार से हिटलर शाही इस टीम के अंदर नहीं है, जैसा कि लोग हम लोगों पर झूठा आरोप लगाते रहे। टीम द्वारा तब भी विकेंद्रीकरण के माध्यम से टीम का संगठन किया गया था और आज भी हम लोग विकेंद्रीकरण के माध्यम से टीम को आगे ले जा रहे हैं। टीम की 57 लोगों की कोर टीम है। हम सब लोग सबके सहयोग सबसे मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक नेतृत्व की बात है, अगर नेतृत्व पर भरोसा अगर मेरे पे किसी ने किया हुआ है तो अपने अनुभव और अपने 100% देकर मैं इस केस को जो है आप सबकी नौकरी अस्मिता और अपनी नौकरी अस्मिता को बचाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। मैं अंत में यही कहूँगा कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। सत्य कभी छिप सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। एक दिन सत्य को उत्पल होकर ऊपर आना ही पड़ता है। जय हिंद साथियों।